हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उस वीडियो में हमने किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हम फिज़िकली देख के बता सके, जैसे कि उसकी अपीयरेंस है, हार्डनेस है, चमक है, लस्टरस है, ये सब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हम मेटल की रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ों को जंग लग जाता है, जिसको कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड। वो रिएक्शन याद कीजिए जिससे रस्ट बनती है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th इन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7th में भी एक एक्टिविटी की थी जिसमें कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न कर रहे थे। हमने देखा था कि दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही थी। उसमें आयरन ऑक्साइड बन रहा था रस्ट वाले प्रोसेस में, और मैग्नीशियम वाले में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ये दो रिएक्शन हमें दे रखी है, आयरन की ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और दूसरी रिएक्शन मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ। ये हमें कंप्लीट करनी है। आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनेगी बच्चों आयरन ऑक्साइड। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ बनेगी Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड, और मैग्नीशियम में रिएक्शन बनती है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों में ही ऑक्साइड बन रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं, क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम दोनों ही मेटल्स हैं, तो ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं ये कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के या फिर बेसिक नेचर के हैं। उसके लिए हमें एक्टिविटी 4.3 पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम जो रस्ट है यानी कि जो जंग है जो आयरन ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन से बनी है उसका नेचर चेक करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, एक चम्मच भर के रस्ट इकट्ठा कर ली और उसको बहुत थोड़े से अमाउंट ऑफ पानी में डिज़ोल्व कर लिया। एक टेस्ट ट्यूब लेके उसमें रस्ट इकट्ठा कर ली और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल लिया। हम देखेंगे कि जो रस्ट है वो अभी भी पानी के अंदर सस्पेंडेड है, वो अच्छे से घुली नहीं है। हम इस सस्पेंशन को अच्छे से शेक करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। जनरली बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो मेटल ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के हैं तो कौन से किसको चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे रेड लिटमस को ब्लू में। अगर बेसिक ऑक्साइड है तो रेड लिटमस चेंज होता है ब्लू में, और ब्लू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये इसलिए मेटल ऑक्साइड बेसिक के मैं आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए ब्लू लिटमस में तो कोई भी चेंज नहीं होगा और रेड लिटमस चेंज हो जाएगा ब्लू में। इसी तरह से हमें क्या करनी है, सेम इसी तरह से हमें मैग्नीशियम की भी चेक करनी है। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे कि जो कॉपर है, आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे, अगर हम लंबे समय के लिए उसको छोड़ दें मॉइस्ट एयर में, नमी वाली जगह में, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। जो क्या ग्रीन कलर की कोटिंग है वो भी ऑक्साइड है। क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जब क्या ग्रीन कलर की जो कोटिंग है वो भी रस्ट है, जैसे लोहे पे जंग लग गया था उसी तरह कॉपर की चीज़ों पे भी जंग लग गया। तो इसका आंसर है नहीं। जो ग्रीन मटेरियल है वो किस किस का मिक्सचर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। इसमें कॉपर ऑक्साइड नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये उसकी रिएक्शन है। अब मैग्नीशियम रिबन जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न कर रहे हैं जिसमें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो उससे जो ऐश यानी कि जो राख बनेगी उसको हम पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। पानी में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर उस सॉल्यूशन को हम सेम चेक करेंगे एसिडिक और बेसिक नेचर। कैसे चेक करना है हमें, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। हम देखेंगे कि रेड, इसमें भी रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। इसका मतलब जो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम है वो भी बेसिक नेचर का है। जनरली क्या होता है, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं यानी कि मेटल के साथ मिलके जितने भी ऑक्साइड्स बनेंगे वो सारे कैसे नेचर के होंगे, वो सब बेसिक नेचर के होंगे। तो ये हमारी रिएक्शन होगी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब हमने मेटल की तो पढ़ ली, अब हम नॉन मेटल की पढ़ेंगे।
तो नॉन मेटल के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। कोई भी हम नॉन मेटल ले सकते हैं। इस एक्टिविटी 4.4 में आपको सल्फ़र लिया हुआ है। क्या कहा हुआ है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फ़र इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। अब ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इसको बोलते हैं, इस शेप का जो चम्मच होता है उसको डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बोला जाता है। इसमें जो ये चम्मच का बेस है ये भी मेटल का है और ये जो इसका हैंडल है ये भी किसी मेटल का बना होता है। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम किसी भी मेटल की कैप ले सकते हैं, ढक्कन ले सकते हैं किसी भी बोतल का जो मेटल का हो, और उसके साथ इस तरह से कोई भी मेटल की वायर अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बन गया। सेम एक इसी तरह से हमारे पास स्पून की शेप बन जाती है। हमें क्या लेना है? एक चम्मच के अंदर, इस तरह के शेप के चम्मच के अंदर हमें पाउडर्ड सल्फ़र लेना है और उसको हीट करना है। अगर हमारे पास ये वाला चम्मच उपलब्ध नहीं है तो हम अपना बना भी सकते हैं। कोई भी मेटल की कैप लेके किसी भी बोतल की और उसके ऊपर मेटल की वायर लगा देंगे तो वो हमारी यही शेप बन जाएगी। जैसे ही सल्फ़र जलने लगे, मतलब कि बर्न करने लगे, तो इस चम्मच को हम एक गैस जार या फिर ग्लास टम्बलर के अंदर डाल देंगे, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। जब हम ग्लास जार के अंदर डालेंगे, डालते ही हमें उसका ढक्कन बंद कर देना है ताकि जो भी गैस बन रही है वो बाहर ना निकले। फिर हमें क्या करना है? इसमें थोड़ा सी क्वांटिटी पानी की मिला देनी है और फिर वापस से ये लीड ढक्कन ढक देना है। फिर टम्बलर को अच्छे से हिलाना है। जब चम्मच मतलब गैस पूरी प्रोड्यूस हो जाए, जो सल्फ़र है अच्छे से जल जाए, उसके बाद हमें पानी मिला देना है और उसको अच्छे से हिलाना है। फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। देखिए स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन बना उसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया, कांच की प्लेट के अंदर, और फिर सॉल्यूशन को चेक करा रेड लिटमस से और ब्लू लिटमस से। हम वही नेचर चेक कर रहे हैं। ये नॉन मेटल के साथ जो ऑक्साइड बन रहा है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड बनता है वो जनरली एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि इसमें लिटमस पेपर कैसे चेंज होएगा? ब्लू टू रेड। देखिए, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन इज सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। जब हमने सल्फ़र को जलाया ऑक्सीजन के साथ तो जो गैस बनी है टम्बलर के अंदर, वो गैस कौन सी है? सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। जब इस गैस को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के हैं, इसलिए क्या बना है? सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। ये रिएक्शन इस तरह से है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। इसलिए जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसीलिए नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं जनरली वो कैसे नेचर के होते हैं बच्चों? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इसी तरह से हमें कुछ एसिड और बेस के और जो भी हमें कॉमन नेम पता है वो लेने हैं। उनके नाम हमें ऊपर वाले टेबल में दे देने हैं। जो भी हमें बेस पता है उनमें जो मेटल और नॉन मेटल है वो पता करने हैं। ये आपके लिए एक्टिविटी है। ये टेबल 4.4 में हम कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी बेस के नेम यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे बेस के नेम और यहाँ पे एसिड के नेम। फिर बेस के अंदर जो मेटल है वो यहाँ पे और एसिड के अंदर जो मेटल है वो यहाँ पे हमें लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन विथ वाटर। अब जैसे हमने मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन की थी ऑक्सीजन के साथ, सेम उसी तरह हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। चलिए देखते हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. ये क्वेश्चन भी है बच्चों आपका, ये हायर क्लासेस में भी आता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये जो सोडियम मेटल है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन और एयर के साथ मिलके रिएक्शन कर देता है। जब ये रिएक्शन होती है सोडियम की एयर या फिर वाटर के साथ तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। इसीलिए हमेशा
सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है? केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में ना आए और उसमें आग ना लगे। एक्टिविटी 4.5 देखिए। एक्टिविटी 4.5 के ऊपर दिया हुआ है कि जो एक्टिविटी है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप टीचर की प्रेजेंस में ही देख सकते हैं, टीचर ही इसको करवाएगा, आपको ये नहीं करनी है। और ध्यान रखना है कि जो सोडियम मेटल का पीस टीचर लेगा वो बिल्कुल व्हीट ग्रेन यानी कि गेहूं के दाने जितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको मेटल का पीस, सोडियम का पीस नहीं लेना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आग लग सकती है। टेक अ 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, एक 250 मिलीलीटर का ग्लास ले लीजिए या फिर बिकर ले लीजिए। फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, उसको आधा पानी के साथ भर लीजिए। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, अब बहुत आराम से सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस काट लो। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, उसको फिल्टर पेपर की मदद से सुखा लो, क्योंकि वो केरोसिन में रखा हुआ होता है तो उसे हमें ड्राई करना पड़ता है। और उसको कॉटन के छोटे पीस के अंदर रैप कर दो, बंद कर दो। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, अब वो कॉटन के अंदर जो रैप किया हुआ है, बंद कर रखा है, उसको वैसे का वैसे ही हमें पानी के बीकर में डाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखो। ऑब्जर्वेशन के समय हमें बीकर से दूर रहना है। When रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब रिएक्शन रुक जाए बीकर को हाथ लगा के देखिए, आपको क्या फील हो रहा है? क्या बीकर गर्म हो चुका है? और जो सॉल्यूशन बना है उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, फिर चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सोडियम है, देखिए डायग्राम में भी दिखा रखा है कि इसमें बहुत तेज़ रिएक्शन हो रही है, आग जैसे हमें फील हो रहा है, आग जैसे निकल रही है। और ये जो ग्लास टम्बलर है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ही तेज़, बहुत ही फास्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सब अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, कुछ और मेटल्स ऐसा नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, जैसे कि लोहा है वो पानी के साथ रिएक्ट तो करता है, जंग तो उसमें लगती है, रस्ट लगती है, पर ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि हमने आयरन के ऊपर थोड़ा वाटर डाल दिया और तुरंत उसमें रस्ट लग जाएगी, नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर though they may be very reactive in air, पर जो नॉन मेटल्स हैं इनके अपोजिट, वो जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, हालांकि वो एयर में बहुत रिएक्टिव है, यानी कि हवा के साथ तो रिएक्शन करते हैं पर वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए नॉन मेटल्स को किस में स्टोर करके रखा जाता है? वाटर में, क्योंकि वाटर के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं करते, बस उनको एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, जैसे कि फॉस्फोरस है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, ये आग पकड़ लेता है अगर ये एयर के उसमें आ जाए, एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाए। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, फॉस्फोरस को हवा से कॉन्टैक्ट में रोकने के लिए इसको पानी में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एसिड के साथ, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स, चलिए देखते हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। उसके लिए हमें एक्टिविटी 4.6 पढ़नी पड़ेगी स्टूडेंट्स। वार्निंग, keep the mouth of the test tube away from your face, use test tube holder to hold the test tube, जो टेस्ट ट्यूब का ऊपर का माउथ है वो आपको फेस से दूर रखना है, बिल्कुल नज़दीक नहीं रखना। और कोशिश करो कि टेस्ट ट्यूब को हाथ से नहीं पकड़ना, हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से उसको पकड़ना है। टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज A, B, C, D, E and F,
हमें जो ये टेबल 4.5 में कुछ मेटल और नॉन मेटल दे रखे हैं, इनको लेके अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमें लेबल कर देना है ABCDEF, ताकि हम उनको पहचान सकें। With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. ड्रॉपर की मदद से हर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें 5 ml डाइल्यूट यानी कि बिल्कुल पतला किया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, क्योंकि रिएक्शन ही एसिड की है। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इफ़ नो रिएक्शन ऑकर्स इन द कोल्ड सोल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अगर रिएक्शन कोई भी मतलब किसी इन 5 में से 6 में से कोई भी रिएक्शन कोल्ड सॉल्यूशन में नहीं हो रही तो टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म कर लेना। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। उसके बाद एक जलते हुए माचिस हर टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक लाके हमें चेक करनी है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें सेम एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है। किसके साथ? पहले तो हमने की थी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और फिर हमें करनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और फिर हमें जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन हैं वो इन टेबल्स में करने हैं। आपको देखो क्या दिया हुआ है, पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। रूम टेम्परेचर पे क्या रिएक्शन है? वार्म, यानी कि जब हम गर्म करते हैं तब क्या है। रूम टेम्परेचर पे क्या है? गर्म करते हैं तब क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशंस आएगी। इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड? क्या कोई अंतर है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ दोनों रिएक्ट कर रहे हैं? दोनों में कुछ अंतर दिखाई दिया। What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? जब आप टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक रिएक्शन होने के बाद बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओगे तो कई टेस्ट ट्यूब में से आपको पॉप साउंड यानी कि एकदम से पॉप की आवाज़ आएगी। वो पॉप साउंड क्या है? You must have found that non-metals generally do not react with acid, but metal react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. आप ऑब्जर्व करोगे कि जो नॉन मेटल्स है वो जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी नहीं और वार्म करने पे भी नहीं। जनरली नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि जो मेटल्स हैं वो बहुत जल्दी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मोस्टली मेटल्स अगर फिर भी रूम टेम्परेचर पे नहीं करते तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा हीट कर लेंगे। अब देखिए टेबल 4.5 में से मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। जो फर्स्ट 4 है ये हमारे पास क्या है? मेटल्स हैं। चारकोल और सल्फ़र हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है। तो फर्स्ट चारों में से तो बहुत जल्दी रिएक्शन होगी। जब रिएक्शन होती है मेटल और किसकी? एसिड की, तो हाइड्रोजन गैस बनती है बच्चों। जब हाइड्रोजन गैस बनेगी और हम हाइड्रोजन गैस के नज़दीक बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होगी पॉप साउंड के साथ। उसमें से एकदम फट, जैसे हम वो छोटे छोटे पटाखे बजाते हैं तो वो पॉप करके बजते हैं, इस तरह से पॉप साउंड के साथ वो बर्न होगी। अगर कोई भी चीज़ पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है तो इसका मतलब वो कैसी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। जबकि नॉन मेटल्स में कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, इसीलिए उसमें से कोई भी पॉप की आवाज़ नहीं आएगी। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. आप अगर ध्यान दोगे, जो कॉपर है 4th वाला है हमारे पास, है तो मेटल ही, पर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि वो हीट करने पे भी नहीं करेगा, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में तो करेगा ही नहीं, जब हम उसको हीट कर देंगे फिर भी नहीं करेगा, जबकि वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर देगा। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। अब हमने ये रिएक्शन पढ़ ली, इसी तरह की हम और रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज 3 केमिकल रिएक्शन की है। फर्स्ट रिएक्शन हमने की है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। हमने देखा कि क्या बनते हैं इसमें, मेटल ऑक्साइड या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड।
मेटल ऑक्साइड जनरली कैसे नेचर के होते हैं? मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर। फिर हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ वाटर। जो मेटल्स है वो वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। और नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसीलिए मेटल को, रिएक्टिव मेटल को केरोसिन में स्टोर किया जाता है और नॉन मेटल को वाटर में स्टोर किया जाता है। तीसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड क्या थी? मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो बर्निंग मैस्टिक नज़दीक लाते ही पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट करती है, फटती है। जबकि नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। कॉपर जो मेटल है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्शन कर देगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने इतना किया है। आज को अच्छे से आपको समझना है और अपनी बुक में से रीड करना है। कल हम करेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। थैंक यू।